अब कल तक हमने जो पढ़ा वो सेक्शन 15 था और 15 के रिलेटेड 15(1), 15(2), 15(3) की बात थी, है ना। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये सेक्शन 15 पढ़ा था और 15 में 15(1), 15(2), 15(3) मैंने पढ़ा है। 15(1) बता रहा था व्हाट इज ट्रांजैक्शन वैल्यू, इट इज द प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल। दो कंडीशन थी कि दो लोग रिलेटेड नहीं होने चाहिए एंड प्राइस मस्ट बी द सोल कंसिडरेशन ऑफ सेल। फिर आगे 15(2) में 5 चीजें थी जो स्पेसिफिकली ऐड करने को बोला था। उसमें एक था ऑल टैक्सेस अदर देन जीएसटी, दूसरा था एनीथिंग एक्सपेंडेड बाय द रिसिपिएंट व्हिच इज अदरवाइज टू बी पेड बाय द बायर, सॉरी सप्लायर। तीसरा था इंसिडेंटल एक्सपेंसेस और उसके साथ साथ वो कमीशन एंड पैकिंग की बात थी, प्लस एनी अमाउंट चार्ज फॉर एनीथिंग डन, बट मेन पॉइंट था इधर एट द टाइम और बिफोर द डिलीवरी। फिर था इंटरेस्ट और लेट फीस और पेनल्टी जो एकदम स्पेशल पॉइंट था। फिर है सब्सिडी। सब्सिडी में गवर्नमेंट के अलावा की कोई ट्रस्ट वगैरह जो प्राइवेट लेवल पे सब्सिडी दे रहा है तो उसको माइनस करना है, अदरवाइज सॉरी उसको माइनस नहीं करना है, उसको प्लस रखना है, बट गवर्नमेंट सब्सिडी को माइनस करना है। 15(3) हमने पढ़ा था। 15(3) में हमने डिस्काउंट की बात बताई थी, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, अगर आपको डिस्काउंट दिया गया है तो, एंड दूसरा आफ्टर द सप्लाई। बट इधर दो कंडीशन थी कि द डिस्काउंट जो भले आफ्टर दे रहा है, मींस सप्लाई होने के बाद डिस्काउंट दे रहे हो, बट है ना, इट मस्ट बी लिंक टू टर्नओवर। एंड दूसरा आईटीसी हैज टू बी रिवर्स्ड। अब ये पॉइंट में आपको है ना आईटीसी वाले में डिटेल में पढ़ाऊंगा। अब है ना 15(4) पे आ जाओ। 15(4) में लिखा है कि if the value cannot be determined under section 15(1), if value cannot be determined under section 15(1), follow the rules। और rules में लिखा है 27 to 31, मीन्स आपको सबसे पहले 27 to 31 रूल फॉलो करने, एंड वैल्यू ऑफ नोटिफाइड आइटम्स विल बी डन इन अ मैनर प्रिस्क्राइब्ड। और ये नोटिफाइड आइटम के लिए दो रूल है, 31A एंड 32। उसके अलावा रूल नंबर 33, 34 एंड 35, टोटल 35 रूल है। 27 से 35 रूल है और ये 27 से 35 रूल का हर एक का छोटा छोटा समरी मैंने इधर दिया है। देखो 27 से 35 तक है, सब सब इधर है, ठीक है। और नीचे सब रूल्स का है ना 1 to 1 नाम लिखा है, मीन्स आपको अगर ये रूल्स के नाम याद रखने हो तो आप याद रख सकते हो इजीली। ओके, तो अभी मैं रूल्स से शुरू कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आपके मॉड्यूल में रूल्स की बात है। पेज नंबर 268 ऑफ योर मॉड्यूल सजेस्ट अबाउट द रूल्स, एंड हमारा वहां तक हो चुका है। तो अब हम आगे जा रहे हैं। उसमें आप देखिए, सबसे पहले मैं 27वां रूल आपको पढ़ा रहा हूँ और वो रूल का टाइटल है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस वेयर कंसिडरेशन इज नॉट होनली इन मनी, है ना। कंसिडरेशन इज नॉट होनली इन मनी, ये मॉड्यूल का टाइटल है और मैंने आपको इधर शॉर्ट में लिखा है कि कंसिडरेशन नॉट होनली इन मनी। अब ये क्या है, ये स्थिति क्या है, और अगर ये स्थिति है तो हमको कौन सी वैल्यू लेनी है? तो वैल्यू शैल बी आइदर ऑफ द फॉलोइंग इन द गिवन ऑर्डर। उसमें लिखा है पहला ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, ओएमवी बोलते हैं इसको। फिर दूसरा है टोटल कंसिडरेशन इन मनी प्लस अमाउंट इक्वल टू कंसिडरेशन नॉट इन मनी। फिर तीसरा है वैल्यू ऑफ सप्लाईज ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। एंड लास्ट है कंसिडरेशन इन मनी प्लस मनी वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन computed as per rule 30 or 31 in that order, 30 or 31 in that order। अब ये है ना, एक्चुअली अगर आप मॉड्यूल में देखोगे तो रूल नंबर 27 का ए बी सी एंड डी है, एबीसीडी है, 4 पार्ट है। यहाँ इसको डैश जैसे रख के दिया है। अब हम इसको समझने जाते हैं। अब जरा सुनिएगा, ये रूल की क्यों जरूरत है और ये रूल एक्चुअली क्यों आया है। तो यहाँ टाइटल में ही लिखा है कि वेयर द कंसिडरेशन इज नॉट होनली इन मनी, कंसिडरेशन मनी में ना हो। अब आइडियली देखो कौन सी चीज पहले तो फुलफिल नहीं हो रही है, कौन सी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तब ये रूल में एंट्री आएगा। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं सेक्शन 15(1), उसमें ये सेकंड नंबर को आप देखो, कंडीशन में सेकंड कंडीशन को देखो, ये वाली। सब लोग हैं मेरे साथ? देखते जाओ, यहां देखो आप, इसकी बात कर रहा हूं, थोड़ा लंबा हो गया। ओके,
सेक्शन 15 सबसेक्शन 1.2 की बात कर रहा हूं। सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 उसकी कंडीशंस में ये सेकंड कंडीशन की बात हो रही है भाई। राइट नाउ आई एम ऑन अ सेकंड कंडीशन। ये चार्ट में आप आराम से देख सकते हैं, देखो इसकी बात कर रहा हूं, है ना। अब देखो, हाँ, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर सप्लाई। मीन्स अगर प्राइस के अलावा भी कुछ कंसिडरेशन दे रहे हो तो क्या करना है। मैं एक उदाहरण देता हूं, आपको ज्यादा इजीली मालूम पड़ेगा। सपोज हम अभी ये ग्रुप 2 पढ़ रहे हैं। हमारा फीस हमारा क्लास का है 21,500 रुपया। अब सपोज कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसके पापा कोई बिजनेस में है और उनका जो गुड्स है या उनकी जो सर्विसेज है उसकी मेरे को जरूरत होती है। तो किसी बच्चे ने मेरे से बात की कि मेरे पापा ये कर रहे हैं। मैंने बोला अच्छा, तो हम आपसे ये गुड्स या सर्विस लेंगे। अब अभी की बात बताता हूँ, चलो ना। एक हमारे क्लास का लड़का है, उसके फादर का कुछ कंप्यूटर वगैरह का है। तो मेरे को अभी इंक का टोनर मीन्स उसकी इंक खाली हो गई थी हमारे क्लास के प्रिंटर की। अब वो प्रिंटर की इंक खाली हो गई तो मेरे को चेंज करानी थी। तो मैंने वो स्टूडेंट के फादर को फोन किया, वो स्टूडेंट थ्रू, और फिर वहां से इंक आया। पूरा प्रिंटर को थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, सर्विस जैसा हो गया, और उसको उसमें इंक चेंज कर दिया उन्होंने। कुछ पैसे हुए, सपोज 500 1000 रुपया कुछ हुआ। और सपोज उसका फीस बाकी है, तो कैसा एडजस्टमेंट कर सकते हैं हम। मैं उसके फादर को बोलूंगा कि ये 1000 रुपया है ना, मेरी फीस में से आप एडजस्ट कर लेना। तो अब देखो, मेरे को 21,500 मिल रहा है, बट 21,500 में 1000 रुपया तो वो इंक से मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। तो मेरे को कितना मिल रहा है, 20,500 मिल रहा है कैश में। तो अब आप सोचो, कंसिडरेशन होली इन मनी है क्या? नो, इधर कंसिडरेशन इज नॉट होली इन मनी, इट इज मनी प्लस समथिंग एल्स। अब कंडीशन क्या है, ये देखो स्क्रीन पे कंडीशन क्या है। कंडीशन ऐसी है कि प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। मींस जो रुपया आपको, प्राइस इन द सेंस मनी जो है वही मिलना चाहिए, मनी के अलावा कोई दूसरा नहीं मिलना चाहिए। चलो अगर मिल गया तो हम 15(1) के हिसाब से इसको ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं बोलेंगे। वो इंक की चीज यहाँ ये 15(2) में ए बी सी डी ई में नहीं आ रही है, ये डिस्काउंट में भी नहीं आ रहा है। तो 15(4) बता रहा है कि रूल फॉलो करो 27, 27 से 31। अब 27वां रूल पढ़ो, देखो। Value shall be, when consideration is not wholly in money, then value shall be either of the following. पहला है ओपन मार्केट वैल्यू। मीन्स मेरे क्लास का जो सर्विस है ग्रुप 2 का, उसका ओपन मार्केट वैल्यू कितना है, 21,500, तो वो ले लो। या फिर और टोटल कंसिडरेशन इन मनी, मनी में कितना मिला, 20,500, प्लस अमाउंट इक्वल टू कंसिडरेशन नॉट इन मनी। अब कंसिडरेशन नॉट इन मनी कितना था, 1,000 रुपया ना। 1,000 रुपए का मेरा कंप्यूटर वगैरह उन्होंने इंक वगैरह चेंज किया, तो वो तो 20,500 प्लस 1,000। तीसरा है वैल्यू ऑफ सप्लाईज ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। सपोज मैंने टोटल 21,500 का उनके वहां से कुछ गुड्स परचेज किया, तो उसकी सप्लाई की वैल्यू। चौथा है कंसिडरेशन इन मनी, मींस 20,500 प्लस मनी वैल्यू ऑफ नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन कॉम्प्यूटेड एज पर रूल 30 to 31। अब है ना सर, उसका वैल्यू 1,000 ही है, वो कैसे मालूम पड़ेगा? तो उसके लिए है ना, आगे जाके दो रूल आते हैं, रूल 30 एंड रूल नंबर 31। 30 क्या बता रहा है कि सपोज आपको, सपोज वो इंक टोनर वगैरह है, उसका मार्केट प्राइस मेरे को नहीं मालूम, तो उसका वैल्यू कैसे निकलेगा? तो वैल्यू बेस्ड ऑन कॉस्ट। रूल 30 बता रहा है कि भाई अगर आपको आपकी चीज की वैल्यू नहीं मालूम हो। ये किसने किया है ये? भाई कोई काम कर रहा है इधर मेरे अलावा? एक मिनट है, कुछ गड़बड़ हुआ है। एक मिनट चालू रखो। चलो। हाँ कौन? हाँ बोलो। પછી વાત કરીએ, હું લેક્ચરમાં છું ઓનલાઈન। ફાઇન, સાંજે 6 પછી વાત કરું।
आप में से किसी ने मेरे क्या बोलते हैं इस पे कुछ किया हुआ है क्या? अरे वाह, चला गया, अच्छी बात है। चलो, रूल 30 देखो, वैल्यू बेस्ड ऑन कॉस्ट। अब ये क्या बता रहा है कि अगर सपोज वो लड़के के फादर ने मेरे को जो चीज दी है उसका कीमत सपोज मार्केट में नहीं है। अब चलो, इंक जो है उसकी कीमत फिक्स्ड होती है या सर्विसिंग उसकी कीमत फिक्स्ड होती है। बट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज फर्नीचर का कुछ काम है। अब छोटे मोटे काम है, मेरे हिसाब से आपने कुछ किया, कुछ जगह आपने ड्रिलिंग करके खिल्ली लगा दी, कुछ जगह मेरे को छोटा सा सेटअप बना के दिया, कुछ जगह भगवान का मंदिर बना के दिया, ऐसा कुछ छोटा सा फर्नीचर का कोई काम कर रहा है और उनसे काम करवा रहा हूँ। और है ना वो जो चीज है उसकी कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है कि भाई इतने काम का इतना, ये काम का इतना है, तब फिक्स नहीं है। तो वो केसेस में आप कैसे डिसाइड करोगे? तो उसके लिए आपको है ना, आपको कॉस्ट बेस्ड जाना पड़ेगा। कॉस्ट बेस्ड जाना पड़ेगा मीन्स क्या है? तो देखो, ये रूल नंबर 30 पढ़ो। मीन्स 27 के साथ साथ हम 30 भी पढ़ रहे हैं। 30 में लिखा है वैल्यू बेस्ड ऑन कॉस्ट। उसमें आप क्या करोगे? वैल्यू शैल बी 110% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और एक्विजिशन और प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मीन्स उसने जितनी खर्चा किया मेरे को, अदर देन मनी, जो भी देने में जितना भी खर्चा हुआ उसको, उस वो कॉस्ट की उसकी कॉस्ट ढूंढी जाए और वो कॉस्ट का 110% लिया जाए, मीन्स प्लस 10%, या फिर कॉस्ट को 110% से मल्टीप्लाइड करो। सॉरी। तो दैट इज रूल नंबर 30। तो देखो, 27वां रूल क्या बता रहा है कि अगर मनी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा दिया जा रहा है तो उसकी, अगर सपोज वैल्यू नहीं मिल रही है तो ओपन मार्केट वैल्यू ले लो। सपोज मार्केट में अवेलेबल है ना हो, तो जितना मनी में मिल रहा है वो मनी प्लस जो भी नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन है उसकी वैल्यू ढूंढो। अब नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन की वैल्यू ढूंढने के लिए अगर कोई सीधा रास्ता है, जैसे कि इंक 300 की आती है, सर्विस इसका 700 रुपया है, ऐसा कुछ क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर नहीं है तो रूल 30 का फॉलो करो। रूल 30 बता रहा है कि आपने जो भी गुड्स या सर्विस दिए उसका वैल्यू अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप उसकी वो प्रोवाइड करने की कॉस्ट ले लो और वो कॉस्ट में 10% मार्जिन ऐड करके 110% ऑफ द कॉस्ट आप ले लो एंड वो नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन में ऐड कर दो। ठीक है? तो अब देखो, शांति से ये रूल मैं बताने जा रहा हूँ कि पहले तो आप क्या करो, 27वें रूल को ध्यान से देखो। ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, मीन्स जो सर्विस या गुड्स में दे रहा हूँ उसका ओपन मार्केट 21,500, तो यहाँ आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा क्या, सपोज ये 21,500 फिक्स नहीं है तो टोटल कंसिडरेशन इन मनी 20,500 प्लस अमाउंट इक्विवेलेंट टू कंसिडरेशन नॉट इन मनी दैट इज 1,000, ऐसा करके ले लो। अगर ये भी नहीं हो रहा है तो जो भी सप्लाई मेरे को मिल रहा है उसके जैसे लाइक काइंड एंड लाइक क्वालिटी, मीन्स उसके जैसे ही सप्लाई की नेचर हो और उसके जैसी ही क्वालिटी हो, तो उसकी वैल्यू कितनी है वो मार्केट में जाके ढूंढो। एंड सपोज ये भी नहीं मिल रहा है तो ये करो कि कंसिडरेशन इन मनी ले लो, जितना मनी में मिल रहा है वो, जितना मनी वैल्यू ऑफ नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन है उसको आप 30 और 31 फॉलो करके कंप्यूट कर लो। अब रूल 30 क्या है वो तो मालूम पड़ गया, बट व्हाट अबाउट 31? तो उसमें लिखा है बेस्ट जजमेंट मेथड, जिसको हम रेसिडुअल वैल्यू मेथड भी बोलते हैं। अब ये मेथड में क्या है सर? तो ये मेथड जरा देख लो। रूल 31, रूल 31 बता रहा है वैल्यू शैल बी डिटरमाइन यूजिंग द रीजनेबल मीन्स कंसिस्टेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 15 एंड वैल्यूएशन रूल्स फॉर सर्विसेज। रूल 31 कैन बी adopted बिफोर रूल 30। Means value shall be determined using reasonable means consistent with the principles and general provision of section 15 and valuation rules। शॉर्ट में मैं बताऊं, यहाँ असेसिंग ऑफिसर खुद डिसाइड करेगा कि भाई क्या वैल्यू है, उसी उसका बेस्ट जजमेंट हमको लेना है। सर बेस्ट जजमेंट हमारा लेना है या असेसिंग ऑफिसर का? तो असेसिंग ऑफिसर का। हमको जीएसटी ऑफिसर के पास जाना होगा और उसको पूछना होगा कि ये गुड्स का वैल्यू क्या है। ठीक है, वो अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा और अपने एक्सपीरियंस बेस्ड जवाब देगा। सो दैट इज रूल 30 एंड 31 विच आर कनेक्टेड विथ रूल 27। तो यहाँ मेरे ये तीन छोटे छोटे रूल्स जो है
वो कंक्लूड हो रहा है, ये हमारे समरी पैम्पलेट में से। अब मैं आपको सीधा आपके मॉड्यूल में ले जाता हूँ। मॉड्यूल के अंदर देखते हैं कि कहाँ है ये। ये रहा, मिल गया, चलो 268। तो देखो यहाँ था ट्रांजैक्शन वैल्यू नॉट अवेलेबल 15.4 रीड विथ CGST रूल्स डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब इसमें टाइटल को खास टिक करना है, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस वेयर द वैल्यू value of supply of goods or service where the consideration is not wholly in money। ठीक है, वहां सबसे पहले ओपन मार्केट वैल्यू। सपोज आप जो गुड्स या सर्विस दे रहे हो जिसका आपने अदर देन मनी कुछ कंसिडरेशन लिया है, तो उसकी ओपन मार्केट वैल्यू लेगा। सपोज ये ना मिले तो कंसिडरेशन इक्वल टू मनी, जो मनी में मिला, इफ सच अमाउंट इज नोन, प्रोवाइडेड ए इज नॉट एप्लीकेबल। मीन्स ए एप्लीकेबल ना हो तो जो भी कंसिडरेशन है उसका मॉनेटरी वैल्यू ढूंढ के वो बताओ। नंबर सी, वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर ए और बी दोनों नहीं लग रहे हैं तो क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। मीन्स उसके जैसे ही गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू ढूंढे। मेरे अलावा कोई और एडिटिंग कर रहा है इसमें? ये अभी किसी ने किया आई थिंक। डोंट डू दिस। नंबर डी, based on cost as per rule 30, if not residual method rule 31, provided a to c is not applicable। means a b c तीनों पॉसिबल नहीं है, तभी हमको रूल 30 फॉलो करना है। एंड अगर 30 भी नहीं फॉलो हुआ जो कॉस्ट बेस है, तो फिर आपको 31 फॉलो करना है। एंड 31 क्या है, तो रेसिडुअल मेथड। ठीक है, तो ये सब है ना एक दूसरे के और में। मीन्स ए नहीं हुआ तभी बी पे जाएंगे, बी नहीं हुआ तभी सी पे जाएंगे, सी नहीं हुआ तभी डी पे जाएंगे। ए में क्या है, ओपन मार्केट वैल्यू ले लो। दूसरा क्या है, टोटल कंसिडरेशन इक्वल टू मनी। मीन्स जो भी आपने काइंड में दिया है उसका मॉनेटरी वैल्यू ढूंढ लो, मिल जाएगा। सपोज वो वैल्यू ना मिले तो वैल्यू ऑफ द काइंड क्वालिटी, उसके जैसे ही गुड्स की क्वालिटी एंड क्वांटिटी देख के प्रकार देख के कीमत डिसाइड करो। एंड लास्ट में अगर ये तीनों नहीं पॉसिबल है तो कॉस्ट बेस जाओ, रूल 30 फॉलो करो, 110% ऑफ योर कॉस्ट। पहले वो गुड्स या सर्विस देने का कॉस्ट ढूंढ लो और फिर उसमें 10% ऐड करो। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो आप है बेस्ड जजमेंट मेथड पे जाए। दैट इज रूल नंबर 27। ठीक है, तो ये था सिचुएशन व्हेन यू आर नॉट गोइंग टू गेट द वैल्यू इन मनी। अब रूल नंबर 28 है, ये क्या बता रहे हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन अदर देन थ्रू एजेंट। बड़ा क्लियर लिखा है, बिटवीन distinct or related persons but other than through an agent। ओके, अब ये देखने के लिए जरा मेरा चार्ट देखो बोर्ड पे। रूल 28, सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट एंड रिलेटेड पर्संस। अब आप रूल नंबर 28 पे कब आओगे, तो ये पहली कंडीशन फुलफिल नहीं की ना, तभी इधर आओगे। देखो 15(1) की क्या, सप्लायर एंड रिसिपिएंट शुड नॉट बी रिलेटेड। और यहाँ क्या है, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन बट अदर देन रिलेटेड, अदर देन एजेंट। अब एजेंट है ना, नॉर्मली रिलेटेड की डेफिनेशन में आता है। तो सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन या सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। अभी डिस्टिंक्ट को छोड़ दो, पहले रिलेटेड को देख लो। सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन हो, अब रिलेटेड पर्सन हो तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। कौन सी, सेकेंड कंडीशन 15(1) की, ये सेकेंड सॉरी फर्स्ट कंडीशन कि सप्लाई एंड सप्लायर एंड रिसिपिएंट शुड नॉट बी रिलेटेड।
अब ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो रूल 28 आ रहा है। 28 क्या बता रहा है कि रिलेटेड में सिर्फ एक चीज नहीं चाहिए, एजेंट नहीं चाहिए। एजेंट के अलावा कोई भी रिलेटेड को दे रहे हो तो रूल नंबर 28 फॉलो करो। सर एजेंट को दे रहे हो तो क्या करेंगे? तो वहां रूल उसके लिए रूल 29 बनाए, देखो, सप्लाई और मेड और रिसीव्ड थ्रू एन एजेंट। तो एजेंट के थ्रू अगर आप जा रहे हो तो आप रूल 29 पे जाओ, और उसके अलावा के रिलेटेड पे जा रहे हो तो रूल नंबर 28 फॉलो करो। आर यू गेटिंग? अब रूल 28 क्या बता रहा है? सेम चीज बता रहा है, वैल्यू शेल बी आइदर ऑफ द फॉलोइंग। इसमें पहला है ओपन मार्केट वैल्यू लो, वो ना मिले तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी का लो, वो ना मिले तो रूल 30 और 31 फॉलो करो। अगर ये भी ना मिले तो value is equal to 90% of the price charged by the recipient to its unrelated customer। ये है रूल नंबर 29। अब उसके लिए मैं आपको कुछ चीजें बताना जा रहा हूं। आपके मॉड्यूल के अंदर ये रूल नंबर 29 जो है वो है पेज नंबर 273 पर, और उसमें आप 273 पे उन्होंने लिखा है कि एग्जाम्पल 114 के बाद, as we are aware that as per schedule 3 clause 3 of schedule 1 जो उन्होंने लिखा है, supply of goods by principal to agent, और as per rule 29 CGST rules provide the manner in which value shall be determined, और उसमें लिखा है be the open market value or at the option of the supplier it would be 90% of the price charged by the supplier of the goods of the like kind and quantity by the recipient to his customer not being related person, where the value is intended for supply by said recipient। अब ये आपको है ना लिखा है रूल नंबर 29, तो डिटेल में देखना है, यहाँ तो उसका समरी है। तो 28 और 29 नंबर के रूल को, 29 नंबर के रूल को हम मॉड्यूल में से भी देखने वाले हैं, बट अभी एक बार मैंने समरी में से दिखा दिया। तो आइडियली देखो हमारा 27 तो हुआ ही था, 28 भी हो गया एंड 29 भी देख लेते हैं। अगर एजेंट है तो क्या करेंगे? तो वैल्यू शैल, सॉरी वो भी हमने देख लिया 90%। देखो वैल्यू शैल बी आइदर ऑफ द फॉलोइंग, उसमें एक है ओपन मार्केट वैल्यू और 90% ऑफ द प्राइस चार्ज बाय द रेसिपिएंट टू अनरिलेटेड कस्टमर एंड वैल्यू एज पर रूल 30 to 31 बाय दैट ऑर्डर। 28वां रूल भी आपको डिटेल में जो दिया है वो मैं आपको मॉड्यूल में बता देता हूँ। पेज नंबर 272 पे ये 28 नंबर का रूल है, और उसमें भी आप देखोगे तो वही लिखा है, वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर बोथ बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, और where supply and recipient are related, otherwise then supply is made through an agent, it shall be the open market value। दूसरा है वैल्यू ऑफ, इफ ओपन मार्केट वैल्यू नॉट अवेलेबल देन वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, एंड नंबर सी, if value is not determined under agent B then it is rule 30 and 31। बट यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है, उसमें दो प्रोविजो दिए गए, देखो ये ऑप्शन दिया गया है ना, वो प्रोविजो है, देखो, provided that where goods are intended to be further supplied by such recipient, the value shall at the option of the supplier be the amount equivalent to 90% of the price charged of the supply of goods of like kind and quality by the recipient to his customer not being a related person। and दूसरा प्रोविजो दिया है कि where the recipient is eligible for full ITC input tax credit, the value declared in the invoice shall be deemed to be the open market value। ठीक है, अब ये पॉइंट आप हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, पहले हम इतने को देख के मॉड्यूल के अंदर आगे बढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो मैंने आपको एक बार जनरल में मीन्स इधर मैं बहुत स्पेसिफिक हूँ, भले मैं जनरल बोल रहा हूँ बट मैं स्पेसिफिक हूँ कि 27 से 31 नंबर के रूल की बात कर रहा हूँ, बट ये 27 से 31 रूल हमने ना जनरल देखे, जनरल इन द सेंस पूरा लाइन टू लाइन समझने का प्रयत्न नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि अब जब जैसे जैसे मॉड्यूल में हम जाएंगे वैसे वैसे मॉड्यूल के अंदर हमको इसकी डिटेल्ड प्रोविजंस विथ इलस्ट्रेशन मिलेगी। तो अब मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पेज नंबर 268 पे आ जाओ मॉड्यूल के, और मॉड्यूल के 268 नंबर के पेज से अब हम ये प्रोविजंस को डिटेल में देखने
जा रहे हैं, है ना? तो चलो मेरे साथ आ जाओ, मैं भी आपको स्क्रीन पे मॉड्यूल शेयर करता हूँ। मेरे को एक सजेशन भी चाहिए था आप सभी से कि ये जो बीच बीच में मैं हमारा चार्ट या ये मॉड्यूल दिखाता हूँ, इज इट प्रॉपर फॉर यू? आप सभी को ये चीज जच रही है कि नहीं? मेरा दिखाने का एक पर्पस है कि सपोज सामने मैं ही दिखूंगा ना तो शायद बोरिंग हो जाए, है ना, क्योंकि थियरी है, लिखने का बोर्ड पे बराबर। आएगा तब देखोगे। सो दैट इज वाई मैं क्या कर रहा हूँ कि जहां जहां पॉसिबल है वो मैं मॉड्यूल या चार्ट वो दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि आपका ध्यान भी बटा रहेगा। तीन चीजों में ध्यान जाएगा, एक मॉड्यूल में जाएगा, एक वो चार्ट में जाएगा, तीसरा मेरा वीडियो दिखाएगा, है ना। वीडियो तो वैसे भी दिखेगा, मैं दिखूंगा तो सही आपको, बट साथ साथ में बड़ी स्क्रीन पे आपको ये दिखेगा। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप से ही देखो, आपको ज्यादा बेटर रहेगा। मोबाइल से देखने में थोड़ी दिक्कतें आएगी, मीन्स कम साइज में दिखेगा। कोई बात नहीं, चलो मैं शुरू करता हूँ, है ना। तो आई एम नाउ स्टार्टिंग विद द एग्जांपल्स। मॉड्यूल के एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल नंबर 103। अब देखो, उससे पहले एग्जांपल 103 से पहले आप बैकग्राउंड देख लो। रूल 27 चल रहा है और उसमें पार्ट ए है, ओपन मार्केट वैल्यू, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस वेयर द कंसीडरेशन इज नॉट होनली इन मनी। तो टाइटल क्या है? वेयर द कंसीडरेशन इज नॉट होनली इन मनी। और उसके अंदर सबसे पहले कि वैल्यूएशन बेस उसमें लिखा है कि ओपन मार्केट वैल्यू ले लो। अब ओपन मार्केट वैल्यू का डेफिनेशन क्या है? The open market value of the supply of goods or services or both means the full value in money, excluding the taxes, means sub GST वाले taxes, integrated tax, central tax, state tax, union territory tax, or cess payable by a person in a transaction where the supplier and the recipient are not related and the price is the sole consideration. To obtain such supply at the same time when supply is being valued is made. अब इतनी बड़ी डेफिनेशन जो ओपन मार्केट वैल्यू की है, उसको समझने के लिए इलस्ट्रेशन से जाते हैं। इलस्ट्रेशन 103 देखो। Where a new phone is supplied at 20,000 along with the exchange of old phone, and if the price is of the new phone without exchange is 24,000, the open market value is how much? 24. अब open market value means क्या? तो it is the full value in money. It is the full value in money, जिसमें excluding, मैं शॉर्ट में लिखूं तो जीएसटी, एक्सक्लूडिंग जीएसटी। अब जीएसटी के सभी टैक्सेस आ गए, बराबर है। बट कंडीशन क्या है? सप्लायर एंड रिसिपिएंट नॉट रिलेटेड, वो कंडीशन पहले थी। एंड दूसरा, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। ठीक है, तो और ये वैल्यू कब लेनी है? एट द सेम टाइम व्हेन द सप्लाई इज बीइंग वैल्यूड इज मेड, मींस जब कोई आदमी फोन एक्सचेंज कराने जा रहा है और नया फोन लेने जा रहा है, 24,000 का फोन है, पुराना लेके जा रहा हूँ तो नया मेरे को 20 में मिल रहा है, तो पुराने वाले मोबाइल की 4,000 वैल्यू ले ली उन्होंने। तो अब ये बता रहे हैं कि वहां अब आप बिल तो वो 20,000 का बनाएगा, बट 20,000 का नहीं है। 20,000 माइनस एक्सचेंज 4,000, सो नाउ 20,000। तो जीएसटी 20 पे लगेगा या 24 पे लगेगा? तो 24 पे लगना चाहिए। इसीलिए आप क्या ले रहे हो? ओपन मार्केट वैल्यू ले रहे हो। ओपन मार्केट वैल्यू मीन्स क्या कि अगर वो एक्सचेंज वैल्यू हम एडजस्ट नहीं करते तो वो मोबाइल कितने में मिलता? तो 24 में। सो दैट इज द वैल्यू। एग्जांपल 104, मिस्टर ए बीइंग अ रजिस्टर्ड पर्सन सेल्स टीवी टू ऑल कस्टमर्स एट 45,000। he supplied new tv at 42,000 along with exchange of an old tv. find the open market value। तो अब तो क्लियर है ना, ऊपर के एग्जांपल से हमने लर्न किया ये 45,000 वुड बी द वैल्यू। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 105। Mr. X Limited, Mrs. X Limited, manufacturer of a car and sells a car in the open market at a price of 11 lakh। मीन्स एक कार वाला है जो मार्केट में 11 लाख में कार बेचता है। X Limited provided the car to its company auditor। अब कंपनी के ऑडिटर को वो 9 लाख में दे रहा है। The return auditor provided auditing services to X Limited
and charge 5,000 with the condition that company will be provided car at the price of 9 lakh. Find the value as per rule 27A. तो 27A के हिसाब से ये कार कितने में मिलेगी? 11 लाख में मिलेगी ना, तो 11 लाख रुपया would be the open market value. सर तो फिर ये ऑडिटर को 9 लाख में दिया तो भी 11 लाख कीमत लेनी है? यस। आपको जब ऑडिटर के नाम पे कार करोगे तो जो इनवॉइस बनाओगे उसमें 11 लाख प्लस जीएसटी करके जो अमाउंट आएगा वो हम लिखेंगे, बट उसके पास से भले 9 लाख मिले, बराबर है, बाकी का हम उसके फीस से एडजस्ट करेंगे और उसकी वजह से वो सिर्फ 5,000 रुपए में मेरा ऑडिट कर रहा है। तो वो आइडियली क्या है कि वो 2 लाख रुपया कीमत कम कर रहा है, 2 लाख प्लस जीएसटी कीमत कम कर रहा है। व्हाई? बिकॉज उसको 11 लाख की कार 9 लाख में मिल रही है। तो यहाँ ओपन मार्केट वैल्यू कार की अवेलेबल है, तो 11 लाख वुड बी योर एसेसिबल वैल्यू। अब हम पार्ट बी पढ़ रहे हैं। अब ये 27वें रूल का पार्ट बी है। आगे हमने क्या देखा था? 27 में रूल का पार्ट ए देखा था, जिसमें उन्होंने ओपन मार्केट वैल्यू समझाई, और ओपन मार्केट वैल्यू को समझाने के लिए उन्होंने 3 एग्जांपल दिए, 103 से लेकर के 105। अब वो रूल 27 का पार्ट बी समझाने जा रहे हैं, जिसमें लिखा है सम टोटल ऑफ कंसिडरेशन इक्वल टू मनी if such amount is known at the time of supply provided open market value is not available. अब जब ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल ना हो, ए अवेलेबल ना हो, तभी इधर जाना है। तो यहाँ क्या लेना है? सम टोटल ऑफ कंसिडरेशन इक्वल टू मनी if such amount is known, if such amount is known. अब इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। वहां 2 लाइनें और लिखी है, the value of consideration which is non monetary terms shall be determined in monetary terms. The said value shall be added to the value in monetary terms in determination of the time value. मैंने बताया था कि कोई मेरे को 20,500 दे रहा है और 1,000 का मैं उसके पापा से गुड्स या सर्विस ले रहा हूँ, 500 रुपए का इंक एंड 500 रुपए का वो सर्विसिंग। तो वो जो नॉन मॉनेटरी वैल्यू है, काइंड वाली है ना, काउंटर सर्विस वाली, तो उसमें मैं 500 प्लस 500 उसका वैल्यू निकालूंगा और ऐड करूंगा। अब देखो ऐसा इलस्ट्रेशन 106 बना के दिया है। एक्स लिमिटेड इज अ सप्लायर ऑफ सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडेड सच सर्विसेज टू वाई लिमिटेड। मींस एक्स लिमिटेड सिक्योरिटी सर्विस दे रहा है, ठीक है, वाई लिमिटेड को। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट वाई लिमिटेड इज टू पे मंथली 1 लाख। अब ये सिक्योरिटी सर्विस में वाई लिमिटेड कितना देगा? तो भाई मंथली 1 लाख देगा, है ना। सपोज आपकी कंपनी को सिक्योरिटी सर्विस चाहिए और मैं दे रहा हूँ और आप मेरे को मंथली 1 लाख दे रहे हैं। बैंक वाले नॉर्मली ऐसा ही करते हैं ना, बैंक में सिक्योरिटी की जरूरत होती है, कैश होती है ना, इसकी वजह से। नाउ इन द मंथ ऑफ नवंबर वाई लिमिटेड सप्लाइड यूनिफॉर्म्स टू ऑल एम्प्लॉइज ऑफ एक्स लिमिटेड बाय स्पेंडिंग 20,000। अब नवंबर महीने में क्या हुआ कि वो 1 लाख तो दिए, बट साथ साथ वो यूनिफॉर्म भी दिया। किसको? सभी एम्प्लॉइज को। और उसका खर्चा कितना हुआ? 20,000 का। एज ए रिजल्ट एक्स लिमिटेड रेजेस द बिल ऑफ 80,000। अब है ना, आप सोचो 1 लाख मेरे को दे रहा था, बट आपके एम्प्लॉइज को जो सिक्योरिटी दे रहे हैं उनको मैंने यूनिफॉर्म दिया 20,000। तो अब आपने क्या किया? आप बीइंग अ सप्लायर ऑफ सिक्योरिटी सर्विस, आपने है ना, इंस्टेड ऑफ 20,000 सॉरी 1 लाख, आपने 80,000 का बिल दिया कि भाई इन लोगों को यूनिफॉर्म मेरे को ही देना था। मींस एक्स लिमिटेड वो सिक्योरिटी दे रही है ना, तो एक्स लिमिटेड विल प्रोवाइड द यूनिफॉर्म, बट एक्स की जगह वाई लिमिटेड ने यूनिफॉर्म दे दिया, तो एक्स लिमिटेड अब उससे 1 लाख की जगह 20,000 कम लेके 80,000 लेगी। इन द गिवन केस X Limited received the consideration for security services. It is partly in terms of money. यहाँ partially आपको 80,000 मिला and partially in kind, that is uniform. Find the taxable value. तो taxable value 1 लाख ही हो जाएगी ना। वो 80,000 प्लस क्या? ये 20,000, ठीक है। तो that is 106। अब है ना, लेस देन 1 मिनट का टाइम है, 107 नंबर है। मैं पढ़ रहा हूँ, शायद मिनट खत्म हो जाएगा। गाइडलाइंस एकेडमी नॉर्मली चार्ज 10,000 फॉर टीचिंग द कॉमर्स स्टूडेंट्स। A married student approaches the management guidelines academy and narrates the financial position.
This academy agreed to charge only 5,000 from such student. Find the value. तो यहाँ 5,000 ही आएगा. क्यों? क्योंकि 5,000 is a sole consideration. उससे ज्यादा नहीं ले रहे हैं. तो it is not received the any consideration from the student in other than 5,000. तो 5,000 itself is a sole consideration. अब ये क्यों? तो मैं नेक्स्ट सेशन में पढ़ा रहा हूँ. वेट कीजिए, सिर्फ 2 मिनट में मैं आपको शुरू कर रहा हूँ.